फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं डायरेक्टली। कमिंग टू द क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। तो आपको 2019 की बैलेंस शीट दी है and receipt and payment account of Dayananda Library Ambejogai are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st of March 2020 and a balance sheet as on that date. So इसका मतलब ये हुआ कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दी हुई है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आपको दी है, जिस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी है मतलब वो क्वेश्चन काफी आसान क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं दिए तो फिर हमें वो बनानी होती है। ठीक है। सो सबसे पहला काम हम कुछ करेंगे तो वो है हमारा, हम एडजस्टमेंट का मार्किंग करेंगे। तो एडजस्टमेंट का मार्किंग में सबसे पहले दिए आपको एडजस्टमेंट दिख रही है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 10%। तो मैं क्या करूंगा, ये बुक्स पे जाऊंगा और बुक्स को मैं मार्किंग लगा दूंगा एज यूजुअल, जैसे मैं लगाता हूँ। रेड मार्क कर दिया मैंने। आप एक चाहे तो आप एक राइट मार्क, सिंपली एक राइट मार्क लगा दीजिए उसके ऊपर, सो एज जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें वो याद होना चाहिए कि उसमें कोई एडजस्टमेंट है, इसलिए हम वो करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, उस पे भी फर्नीचर पे डेप्रिन लगाना है। तो फर्नीचर तो यहाँ पे दिख गया आपको, फर्नीचर के ऊपर में भी एक आप राइट मार्क लगा दे और मैंने भी पार्किंग लगा ली है। ठीक है। उसके बाद हम पाएंगे 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइब्रेरी फीस लाइफ मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज। ठीक है। शुड बी कैपिटलाइज, इसको कैपिटलाइज करना है। कोई बात नहीं। तो हम इसको शुड बी कैपिटलाइज, तो एंट्रेंस फीस के ऊपर हम आ जाएंगे। एंट्रेंस फीस आपको यहाँ पे एंट्रेंस फीस दिख गई, ये मैंने मार्किंग लगा दिया। और एक लाइफ मेंबरशिप फी जो था उस पे भी हम एक मार्किंग लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टल स्टैम्प। तो पोस्टल स्टैम्प सर के आपके पास एक आइटम था, उस पे हम मार्किंग लगा देंगे, ये मैंने यहाँ पे भी मार्किंग लगा दिया। तो सबसे पहला काम होता है कि आप एडजस्टमेंट का मार्किंग कर ले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चीज ये होती है ना कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। कोई भी क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो इसके पहले की वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके पहले के लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको स्टार्ट करना है ओपनिंग बैलेंस शीट से। ठीक है। सो हम देखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, असेट्स है। एनीथिंग कन्वर्टेबल इनटू कैश, जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो होती है असेट। तो फर्नीचर है आपकी असेट। तो हम क्या करेंगे, जाएंगे और बैलेंस शीट में जाके हम यहाँ फर्नीचर लिख लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया फर्नीचर, आपको दिख रहा होगा। और मैं अमाउंट है ना, मैं इनर कॉलम में अमाउंट लिख दूंगा। सो एज इनर कॉलम में अगर क्यों लिखा है तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, जिस आइटम पे एडजस्टमेंट होती है उसको इनर कॉलम में लिखना है। सिंपली आपको एक ही सिंपल है। नेक्स्ट है बुक्स। बुक्स सॉरी, अब और एक चीज हम देख लेते हैं। फर्नीचर का जो वैल्यू था आपका 50,000 का, वो वैल्यू 1 अप्रैल 2019 का था। और हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं दैट बैलेंस शीट बिलोंग्स 31st ऑफ मार्च 2020। सो हमें क्या करना होगा ना, हमें ये जाके चेक करना पड़ेगा कि करंट फाइनेंशियल ईयर में फर्नीचर में कोई परचेस या सेल की गई है क्या। ठीक है। तो अगर रिसिप्ट साइड में अब आप जाके देखेंगे, यहाँ पे आपको फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। पेमेंट साइड पे जाके आप देखिए, परचेस ऑफ फर्नीचर दिख रहा है क्या आपको, हाँ। पेमेंट साइड में ऐसे तो नहीं लिखा है कि परचेज ऑफ फर्नीचर है, लेकिन पेमेंट साइड पे है, मतलब ये आपको समझ आना चाहिए कि हमने पैसे गए, मतलब आपने खरीदा हुआ तभी पैसे गए होंगे। तो फर्नीचर आपको दिख रहा है पेमेंट साइड में, मतलब इस साल आपने फर्नीचर खरीदा है। और कब खरीदा है वो भी दिया है। सर ये डेट का हम क्या करें, तो डेट जो है ना वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते तो मैं आपको बता दूंगा कि डेट का क्या करना है। ठीक है। सो डायरेक्टली हम यह करेंगे, जो फर्नीचर दिख रहा है पेमेंट साइड में, मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा एड परचेज, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ परचेज ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे लिख लेंगे परचेज करके। ठीक है। तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे इस पे आ गया मैं। सॉरी, बैलेंस शीट में हमने फर्नीचर ऐड कर लिया। लेट मी नो द अमाउंट। फर्नीचर का अमाउंट कितना था, 30,000 था। तो हम यहाँ 30,000 ऐड कर लेंगे, 30,000 मैंने यहाँ ऐड कर लिए। सो द टोटल इज 80,000। टोटल हम 80,000 रुपए इनर कॉलम में लिखेंगे। क्यों इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है। चलिए, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट आइटम। तो डायरेक्टली नेक्स्ट आइटम पे आएंगे। बुक्स दिया है, असेट्स में है, आपको असेट्स में लिखना है। बैलेंस शीट के असेट्स में एज यूजुअल आपको बुक्स लिखना है। ये हमने लिख दिया बुक्स। बुक्स का वैल्यू था आपका 6,50,500, 6,50,500। ये आपका बुक्स का वैल्यू ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया था।
अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बुक्स का वैल्यू 6,50,500। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको देखना है जाके कि भाई इसमें परचेज है सेल है क्या। तो अगर परचेज या सेल है क्या, तो बुक्स में ये रिसिप्ट साइड में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। पेमेंट साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है बुक्स परचेज, परचेज किया ऐसा लिखा है। कब परचेज किया है? 1/10/2019 को, 1 10 19 को परचेज किया। सो जो परचेज का जो डेट है ना, दैट डेट इज रिलेवेंट फॉर ओनली टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। बाकी अभी फिलहाल अभी उसका कुछ नहीं करना है आपको। तो आपने बुक्स परचेज किया है निश्चित है, तो मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा और मैं यहाँ लिख लूंगा ऐड, ऐड परचेज लिख लूंगा। तो परचेज जो किया है वो देख लेते हैं हम, कितने रुपए का परचेज किया है बुक्स में। आई थिंक 1 लाख का परचेज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये 1 लाख रुपए हमने यहाँ ऐड कर दिया। इसका टोटल जो है वो टोटल आ जाएगा 7,50,500, 7,50,500। सर आप इनर में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भाई साहब एडजस्टमेंट है उसके ऊपर। मुझे कैसे याद रहता है कि एडजस्टमेंट है? देखिए ना यहाँ पे दिखा हुआ है बुक्स आपको, पे मार्किंग लगा हुआ है, मतलब एडजस्टमेंट है, तो मुझे वो ध्यान रखना होता है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प। तो पोस्टेज स्टैम्प्स जो है ये कंज्यूमेबल आइटम है। कंज्यूमेबल का मतलब ये आपने जितना खरीदा था जिंदगी भर ये इतना ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये यूज होंगे पोस्टल स्टैम्प, जब आप एक जगह से दूसरी जगह इनवॉल्व भेजते हैं या पोस्ट का कुछ यूज करते हैं तो पोस्टल स्टैम्प्स यूज होते हैं, ठीक है। तो पोस्टेज स्टैम्प आपने कभी भी ऐसे कंज्यूमेबल आइटम अगर आपको दिखता है ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प है तो परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प का कहीं दिया है क्या। देखिए यहाँ पे आप पेमेंट साइड में अगर आएंगे तो आपको यहाँ पे परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प दिख रहा है, कितना 1,500। अब इसका ना क्लोजिंग स्टॉक भी पक्का दिया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ के देख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। देखिए द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प वाज 200। तो जिस एट कंज्यूमेबल आइटम का ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो उसका आपको ना कंज्यूम्ड निकालना है। तो हम आ जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और हम यहाँ लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे हम पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम्ड, लिखेंगे टू पोस्टेज स्टैम्प, टू पोस्टेज स्टैम्प कंज्यूम, स्टैम्प्स कंज्यूम, ये आपका ना हेडिंग होने वाला है। ठीक है, कंज्यूम्ड होना चाहिए, डी होना चाहिए कंज्यूम्ड। तो ये आपका हेडिंग होने वाला है ना, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, बोर्ड तो ऑलरेडी किया है आप लोगों को, वीडियो अच्छी दिखे इसलिए। इसमें आपको क्या लिखना है ना, सबसे पहले आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक, कि भाई ओपनिंग स्टॉक कितने का था। मेरे हिसाब से ओपनिंग स्टॉक 500 का था, ठीक है ना, 500 का था। अगर आपको याद नहीं आता या दिखना है, वैसे ट्वेल्थ के जो स्टूडेंट है ना, स्टैंडर्ड्स के जो बच्चे हैं, वो आपने बुक लेके बैठिए तो ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर बुक सामने रहेगी तो क्वेश्चन बार बार देखते आएगा। देख लीजिए ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक 500 का था। उसके बाद में परचेज जो है, देखिए ना, परचेज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प कितने का था, 1,500 का था। तो हम यहाँ क्या करेंगे ना, हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक में, हम ऐड करेंगे परचेज, या आप परचेज ड्यूरिंग द ईयर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। परचेज, तो परचेज कितने का किया था, 1,500 का परचेज किया था। तो ये हो गया आपका 2,000 का, 1,500 का आपने बाय किया था। और पहले का पोस्टेज स्टैम्प जो था वो आपके पास 500 के थे, तो आपके पास 2,000 के हो गए। इसमें हम करेंगे ना लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस, ये आप फार्मूला आप ये याद ही करके रख लीजिए। ठीक है, जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं इसमें इसी तरह से लिखना होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक आई थिंक 200 दिया है, 200, तो हम इसको लेस कर देंगे 1,800। तो ये हो गया आपका पोस्टेज स्टैम्प्स का कंसेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट इसकी एंट्री क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसकी सेकंड एंट्री सिंपली असेट साइड में आपको करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ दो लाइन स्किप करने के बाद यहाँ लिख रहा हूँ स्टॉक ऑफ पोस्टेज, पोस्टेज स्टैम्प्स, ये असेट है हमारी। क्लोजिंग स्टॉक जो है इस साल का वो असेट है, मैंने असेट साइड में 200 लिख लिया। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट आइटम पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। ठीक है, असेट में है, आपको असेट में लिखना है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। एक बात आपको ना चेक कर लेना है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटीज थी, ये सिक्योरिटीज आपकी जो थी ना, ये फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2019 की थी, 1 अप्रैल 2019 की थी। तो हो सकता है कि उसमें उसके बाद आपने इस साल नई इन्वेस्टमेंट की हो, या हो सकता है कि उस इन्वेस्टमेंट को आपने कन्वर्ट कर लिया हो, है ना।
आपने उसके पैसे वापस ले लिया, उस इन्वेस्टर को आपने भेज दिया, एनीथिंग इज पॉसिबल सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे ना, जाके चेक करेंगे। तो सिंपली आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाके देखना है कि यहाँ पे कुछ सब दिया हुआ है क्या, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ दिया है क्या, इंटरेस्ट ऑन, तो ये तो इंटरेस्ट इनकम है, वो इट इज अदर देन दिस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट है, वो सिक्योरिटी थी, ये फिक्स डिपॉजिट है, तो इसको अलग से लिखना होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो सो मैं क्या करूंगा ना, मैं उठाऊंगा और ये फिगर 7,000 एज यूजल मैं बैलेंस शीट में लिख लिया है कि लिख दूंगा 7,000, ये मैंने आपको लिख लिया 7,000। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है मेरा सॉल्व करने का, एकदम सिंपल तरीका है। आपको बैलेंस शीट से, ओपनिंग बैलेंस शीट से यू हैव टू स्टार्ट, और आपको दूसरा यानी उसमें जो चेंजेस हो गए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, उसको आपको चेंजेस करना है और उसमें चेंजेस करके नए फिगर लिखना है। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट को कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन फिगर बदलाना है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। तो अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट है कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो मैं फिर से आ जाता हूँ ऑफसेट साइड में। मैंने यहाँ लिख लिया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और दूसरा मैं लिख लूंगा कैश एट बैंक। तो ये सॉल्व करने का ना एकदम सिंपल तरीका है। तो बहुत ही सिंपल तरीका, कैश इन हैंड कैश एट बैंक के जो फिगर है ना, ये 7,000 और 40,000 आप नहीं लेंगे। वो 7,000 40,000 जो है ना, वो 1 अप्रैल 2019 के है। बट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, हम जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने जा रहे हैं ना, वो बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 के है, दोस्त। तो इसलिए हमें वाले फिगर 7,000 और 40,000 नहीं आएंगे, ये फिगर आपके आएंगे 9,500 और 43,000 आएंगे। ठीक है, तो 9,500 और 43,000 हम यहाँ लिख लेंगे। नेक्स्ट था 43,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट की, इस तरह से आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड जो है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है ना। आई विल कम टू द लाइबिलिटी साइड। कैपिटल फंड दिया है, तो कैपिटल फंड दिया है, तो कैपिटल फंड जो है ना, लाइबिलिटीज में मैं एज यूजुअल ओपनिंग वाले ये बैलेंस शीट में जाऊंगा और जाके लिख लूंगा कैपिटल फंड। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। कैपिटल फंड, द अमाउंट इज, इसका अमाउंट था 7,50,000, और हमेशा आपको इनर कॉलम में लिखना, ध्यान में रखना। कैपिटल फंड का अमाउंट हर क्वेश्चन में उठा के इनर कॉलम में पेल दो। ठीक है, ओके। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये देखिए, ये कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बताता हूँ कि 90% स्टूडेंट जो रहते हैं ना, वो सब्सक्रिप्शन में गलत करते हैं। 100% आपको बता रहा हूँ मैं कि 90% स्टूडेंट्स जो है ना, वो सब्सक्रिप्शन में गलत करते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी में लिखा है। तो इसमें ना, ये जो है, ये जो बैलेंस शीट आपको दी है, कौन से फाइनेंशियल ईयर की है, 2018-19 की है। तो 2018-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो सब्सक्रिप्शन थी ना, वो लाइबिलिटी थी, क्योंकि 2018-19 में इट वाज रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए मिली थी, इसलिए वो क्या थी, इन लाइबिलिटी थी। लेकिन अगर आप सेम 1920 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो करंट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से वही वही आपका जो लाइबिलिटीज थी, वही आप इस साल की क्या हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी। तो हमें इसको इनकम में लिखना पड़ेगा, तो उसके पहले हम सब्सक्रिप्शन लिख लेते हैं, फिर उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इनकम एक साइड में आ गया, यहाँ लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है मेरा 1,80,000, 1,80,000 का अमाउंट है। इसमें मैं ना क्या करूंगा ना, मैं ऐड कर दूंगा, ऐड रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमें एडवांस में मिले थे, इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, इन, या देखिए यार, इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में वो हमें एडवांस में मिले थे। तो वो पिछले पिछले प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अ लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी थी। बट करंट पॉइंट ऑफ ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, आपकी इनकम है। तो 3,000 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, एंड टोटल विल कम्स टू 1,83,000, विच आई विल पुट इनटू द ओनली इनर कॉलम। इसको मैं इनर कॉलम में ही लिखूंगा। क्यों इनर कॉलम में लिखूंगा, कि कुछ एडजस्टमेंट कुछ है ऐसा मुझे लग रहा है नीचे। हाँ, वो बात एडजस्टमेंट इज देयर, एक एडजस्टमेंट है, मैंने मार्किंग नहीं किया है बराबर, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो 18-19 में ये जो बैलेंस शीट है आपकी, ये 18-19 के फाइनेंशियल ईयर की है। तो 18-19 में आपने दो, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 2,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, जो ड्यू है लेकिन आपने पे नहीं किया। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये फाइनेंशियल ईयर अपने अपने वो पे किया है क्या, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम इस फाइनेंशियल ईयर में आ जाएंगे और चेक करेंगे कि क्या वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड है क्या। चलो ये देख लीजिए, आपको दिखा देता हूं मैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड हो चुके हैं। कितने आउटस्टैंडिंग थे, 2,000 थे।
अब वो आपने पे कर दिए, तो अब वो आपकी लाइबिलिटी रही क्या? नहीं, अब वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। लास्ट ईयर, पिछले साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज योर लाइबिलिटी, बट इन करंट ईयर यू पेड दैट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी आपने पे कर दिया, तो अब वो आपकी लाइबिलिटी रही है नहीं, तो करंट बैलेंस शीट में कंटिन्यू होगा नहीं, और सिंपली इसको भी कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो इस तरह से हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी विल कम टू द रिसिप्ट साइड में, अब हम आएंगे। तो बैलेंस बीडी कैश इन बैंक एंड कैश और बैंक, ये आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। मेंबर सब्सक्रिप्शन हम ऑलरेडी आपको लिख चुके हैं। एंट्रेंस फीस, चलिए मैं इनकम साइड में लिखूंगा बाय, यहाँ मैं जगह छोड़ देता हूँ, कुछ जगह छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट है। बाय एंट्रेंस फीस, बाय एंट्रेंस फीस, तो एंट्रेंस फीस का अमाउंट है आपका 30,000 का। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा? बेटा यहाँ पे एडजस्टमेंट है, मैंने मार्किंग करके लगा के रखी है आपके समझने के लिए, ठीक है। अब ये सिंपली ये जो दिख रहा है आपके सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये हमारा इनकम है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके नीचे एक लाइन जगह छोड़ के, बाय, क्या था? बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, क्या है ये? इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितने का था? 2000 का। इनकम साइड में उठा के लिख लीजिए 2000। चलिए नेक्स्ट आइटम क्या है आपका? हायर ऑफ लेक्चर हॉल। हायर का मतलब होता है किराया। लेक्चर हॉल आपने किराए पे दिया, एंड योर ऑर्गेनाइजेशन अर्न 10,000, तो वो आपकी इनकम है। इनकम साइड में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय हायर ऑफ लेक्चर लेक्चर हॉल, किराए पे दिया, कितने मिला किराया? 10,000, वो हो जाएगी आपकी इनकम। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम है, यहाँ पे आ जाएंगे हम बाय इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्या है ये? इनकम है। कितनी मिली है? 5,000 मिली है, लिख देंगे 5,000। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? लाइव मेंबरशिप फी, इसको भी फिलहाल मैं इनकम में ही लिख देता हूँ। बाय लाइव मेंबरशिप फी, लाइव मेंबरशिप, बाय लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना अमाउंट है वो लाइफ मेंबरशिप फीस का? हमें इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। द अमाउंट इज, लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट था आपका 10,000, ठीक है। 10,000 हम यहाँ लिख दिए, ओके। चलिए आएंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आइटम पे आ जाएंगे हम। आई थिंक द रिसिप्ट साइड इज ओवर, रिसिप्ट साइड के पूरे आइटम मैंने लिख लिया। नाउ आई विल कम टू द पेमेंट साइड। सैलरीज क्या है? सैलरीज एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर में आएंगे, लिखेंगे सैलरीज टू सैलरीज, इसका अमाउंट है 24,000। टू सैलरीज का अमाउंट था 24,000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ पोस्टेज टाइम, हमारा ऑलरेडी हो चुका है। बुक्स हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे मैंने आई टोल्ड यू, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि इसको कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स, ये लिखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट असेट साइड में लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट 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 इन फिक्स्ड डिपॉजिट, कितना है वो? 50,000 है, ओके। तो 50,000 हम यहाँ लिख देंगे 50,000। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे, तो ये बोल्ड हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आइटम पे आ जाएंगे हम। फर्नीचर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और रेंट, ये दो चीज हमें लिखनी है, ठीक है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट कितना है? 6,000 है, ये लिख लिया मैंने 6,000। उसके बाद में हर रेंट का अमाउंट था टू रेंट 18,000, टू रेंट 18,000, ये मैंने आपका रेंट लिख दिया 18,000, ठीक है। तो उसके बाद में कैश इन एंड कैश एट बैंक हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। नाउ आई विल कम टू द एडजस्टमेंट। डिप्रिसिएशन लगाना है 10% ऑन बुक्स, ठीक है। तो अब देख लीजिए आप, अब आपका समझ आएगा आपको। इसका मैं वर्किंग नोट आपको बना के दे देता हूँ, यहाँ मैं वर्किंग नोट बना के देता हूँ आपको। यहाँ लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ, बड़े थोड़ा क्योंकि सबको दिखे, इसको ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेंगे। यहाँ हम लिखेंगे वर्किंग नोट, हमें यहाँ वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, वर्किंग नोट, ठीक है। लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। समझिए थोड़ा सा
तो जिसका 11 में वैसे डिप्रिसिएशन टॉपिक ऑलरेडी हो चुका है हमारा, ठीक है। इसमें लिखेंगे ऑन रुपीस। तो बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना था। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो था बुक्स का वो था 6,50,500। तो ये हम लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस था 6,50,500। तो यहाँ लिखेंगे ऑन रुपीज 6,50,500, 6,50,500 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर फुल ईयर। पूरे साल भरे का लगाएंगे हम इसके ऊपर, पूरे साल भरे का लगाएंगे 10% डिप्रिसिएशन, आई थिंक। हाँ, on 60%, 65,000, 6,50,500 एट द रेट ऑफ 12 फुल ईयर। तो पूरे साल भरे का वो आ जाएगा 65,050 आएगा, ठीक है। 10% निकालना एक सिंपल है, लास्ट जीरो आप भूल जाइए, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। नंबर 2 लिखेंगे ऑन। अब आपने बुक्स बाय करी थी, तो बाय आपने कौन सी तारीख को की थी, 1/10 को खरीदी थी, मतलब 1 अक्टूबर से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने होते हैं, 6 महीने का। तो बुक्स पे आपको ये 1 लाख पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे ऑन रुपीज 1 लाख, 1 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 6 मंथ। कितने महीने का निकालेंगे हम, 6 मंथ का निकालेंगे, ठीक है। मैं यहाँ आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा उनके लिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो वो आपका आंसर आ जाएगा ना बेटा, 10,000 आ जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 10,000 आएगा। तो 10,000 को फिर आपको करना है मल्टीप्लाइड बाय 6/12, क्योंकि 6 महीने का निकालना है। तो सिंपली वो आ जाएगा 5,000। तो ये हो गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन, होगा आपका 70,000, 70,050, 70,050। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन बुक्स का। तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट में, और यहाँ लिखेंगे लेस, लेस लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिए आप एच पर नोट, हमने नोट बनाया है ना बेटा, तो नोट पे लिखेंगे एच पर नोट, ये हमने लिख दिया। और ये हम लिखेंगे 70,050, 70,050। और इसका जो सब्सट्रैक्शन आएगा ना, हम वो बाहर के कॉलम में लिख लेंगे 6,80,450। ओके। सिमिलरली हमको अभी परचेज के ऊपर लगाना है, काय के ऊपर लगाना है, परचेज के ऊपर लगाना है, लेस डेप्रिसिएशन एज पर नोट। तो इसका भी आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, इसकी भी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ, कितने परसेंट आप फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर आपको लगाना था 8.5%, एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम, यानी 1 साल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना का था, 50,000 का था। ये फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितने का था, 50,000 का था। तो 50,000 पे पहले निकालेंगे। ऑन 50,000, यहाँ लिखेंगे नंबर 1 में ऑन 50,000 एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम फॉर फुल ईयर, पूरे साल भरे का लगेगा, पूरे साल भरे का लगेगा, क्योंकि वो ओपनिंग से आपके पास था, ठीक है। तो 50,000 का आपका 8.5% जो आएगा वो आएगा आपका 4,250 आ रहा है। कितना आ रहा है, 4,250 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 में हम लिखेंगे ऑन रुपीज, आपने बाय किया था। तो अब बेटा ने जाके चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि आपने कब बाय किया था। तो हमारे को कहाँ पता चलेगा, पेमेंट साइड में जाके देखो, चलो देखो पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में आपने फर्नीचर खरीदा 1/7 को खरीदा था, 1/7 मतलब 1 जुलाई। तो जुलाई से मार्च होते 9 मंथ्स, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप गिनते जाइए, मार्च तो गिनते जाइए, मैंने गिन लिए। तो वो 9 मंथ होते, तो कितने महीने का निकालना पड़ेगा, 9 मंथ का निकालना पड़ेगा। 30,000 पे 9 मंथ का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑन रुपीज 30,000 एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम फॉर फॉर 9 मंथ। कितने मंथ का निकालना है आपको, 9 मंथ का निकालना है। कितने मंथ का निकालना है, 9 मंथ का, ठीक है। या मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा देता हूँ। 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 8.5%, 8.5% इक्वल्स टू, तो वो आपका तो आता है 30,000 का 8.5%। मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। 30,000 का
30,000 मल्टीप्लाइड बाय 8.5%, इट इज कम टू 2550। कितना आता है? 2550। 2550 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। मल्टीप्लाइड बाय 9/12 क्यों? क्योंकि हमें 9 महीने का चाहिए, ठीक है। और डिवाइडेड तो वो आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है 1912। तो ये दोनों का जो टोटल हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका 6162। तो ये है डेप्रिसिएशन का आपका फर्नीचर का। तो वो आ जाएंगे, हम बैलेंस शीट पे लिखेंगे 6162, ठीक है। तो ये डिप्रीशिएशन माइनस करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 73,838। 73,838, ओके। तो 73,838, और इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ओके, इसकी सेकंड एंट्री होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर हेड में। लिखेंगे हम टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इसको ना अंडरलाइन दे दीजिए आप। अंडरलाइन इसलिए देना होता है ना, क्योंकि दो आइटम के ऊपर, सिंगल आइटम के ऊपर रहता तो अपन एक जगह लिख लिए रहते, कोई बात नहीं। ऑन, ऑन काय के ऊपर था बेटा? पहले बुक्स के ऊपर था। वो कितना आया था आपका? 70,050 आया था, ठीक है। उसके बाद में ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना आया था? 61। फर्नीचर, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई, बराबर कर देते हैं आपके लिए। ऑन फर्नीचर 6162। तो ये दोनों का जो टोटल है, ये आउटर कॉलम में हम लिख लेंगे। द टोटल इज 76,212, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पहली एडजस्टमेंट इज ओवर। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट एडजस्ट। पहली दो एडजस्टमेंट हो गई। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइज करना है, ठीक है। एंट्रेंस फीस पे आ जाइए। एंट्रेंस फीस पे यहाँ लिखेंगे लेस, लेस 50%। कितना? 50% कैपिटलाइज। 50% कैपिटलाइज, ठीक है। 50% यानी कितना होगा? 15,000। कैपिटलाइज करने का मतलब सिंपल मतलब होता है कैपिटल फंड में लेके चुका दो, ठीक है। तो आ जाओ बैलेंस शीट में, आ जाओ यहाँ पे कैपिटल फंड में लेके चुका दो। एड एंट्रेंस फीस, ठीक है। एंट्रेंस फीस कितना लिखेंगे? 15,000। 15,000 रुपए मैं यहाँ पे लिख लूंगा। एंड आई विल डू द टोटल, इट विल 7,65,000 टोटल आ गई, ओके। और क्या था? लाइफ मेंबरशिप फीस पे भी करना था। तो लाइफ मेंबरशिप फी होल करना है, तो ये हम यहाँ लिखेंगे लेस कैपिटलाइज, ऐसा लिखेंगे लेस कैपिटलाइज। या आप डायरेक्टली एक काम कर सकते थे, आप डायरेक्टली इसको ना उधर में ही लिख सकते थे, क्या कैपिटल फंड में भी लिख सकते थे, वैसा भी काम कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने इस तरह से किया, तो हो सकता है अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर दो। ऐड कर दो, आप क्या करेंगे ऐड में? लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस, ठीक है। कितना है लाइफ मेंबरशिप फीस आपका? 10,000, ठीक है। इट इज 7,75,000, ओके। तो इस तरह से हमारी थर्ड एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद बोलता है लाइब्रेरी हैड 2,000 मेंबर पेइंग सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 ईच। देखिए ये एडजस्टमेंट ना थोड़ा सा जानबूझ के कॉम्प्लिकेटेड की गई है। तो लाइब्रेरी के 2,000 मेंबर है, तो 2,000 मेंबर, अगर हर मेंबर आपको 100 रुपए देगा, 2,000 मेंबर है, हर मेंबर अगर आपको 100 रुपए देगा, तो आपकी जो इनकम है बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। तो अब आपके इनकम साइड में हम जाते हैं, चेक करते हैं, बट योर इनकम इज 1,83,000। इसका मतलब साफ है, क्या साफ है? कि बाकी 17,000 जो है वो आपके आउटस्टैंडिंग है। तो यहां हम लिखेंगे एड, एड आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे? एड आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। करंट ईयर के लिए हम आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, कितना? 17,000। अभी देखिए ये क्वेश्चन में, इसमें ना ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा, ये एग्जाम में मैंने देखी है कई बार। आई एम टीचिंग टू 12th लास्ट 28 ईयर्स, ठीक है। और मेरे मोस्ट ऑफ द हर साल मेरे इंस्टीट्यूट से कोई ना कोई बच्चे को आउट ऑफ आउट मार्क मिलते ही है, ठीक है। तो ये 2 लैक्स, 2 लाख रुपए इसका टोटल आ गया। अभी इसी एडजस्टमेंट को वो कैसे कर सकता था? वो लिख के दे सकता था सिंपली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17,000, ऐसे डायरेक्ट लिख के दे दिया रहता, आपने ऐड कर लिया होता। तो उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कैसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया? बोला कि 2,000 मेंबर है, 100 रुपए हर कोई देता है, तो इनकम कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। अब ये हर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। इसकी सेकंड एंट्री जो है ना आउटस्टैंडिंग, इसके असेट साइड में करनी पड़ेगी। तो हम आ जाएंगे और यहाँ करेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का जो वैल्यू है हमें लिख लेंगे, इट इज 17,000।
तो अभी हमारे ना सारी एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन वीडियो बड़ा होता है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है तो फिर क्या है, समझना है आपको तो देखना होगा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है ना, हमें सिर्फ इसका कैलकुलेशन पार्ट अपना बचा है, बाकी और कुछ नहीं बचा है। तो हम इसकी टोटल कर लेंगे, सरप्लस निकाल लेंगे। इसकी टोटल आती है 2,32,000, ठीक है। ये इसकी टोटल आ गई, देखिए यहाँ दिख रही थी 2,32,000, ये आ गई 2,32,000। जो डिफरेंस आएगा उसको हम उठा के सरप्लस में डाल देंगे। क्या लिखेंगे हम उसको, टू सरप्लस लिख देंगे, सरप्लस। या और भी लिख सकते हैं आप, एक्सिस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, ये भी लिख सकते हैं। तो इसका सरप्लस आता है 1,05,000। जो डिफरेंस है सर, डिफरेंस है वो आता है 1,05,988। ये सरप्लस को आपको बैलेंस शीट में जाके ऐड करना है, ऐड लिखना है आपको, सरप्लस, ठीक है। सरप्लस करके आपको ऐड करना है 1,05,988, ठीक है। इसका जो भी टोटल होगा ना, वी विल पुट इनटू द आउटर कॉलम। हम इसका टोटल का आउटर कॉलम में निकलाएंगे। वो आता है 8,80,000, 8,80,000। लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे पता चल जाता है। 988, 8,80,000, 988, ये इसका टोटल आ गया, ठीक है। अब हम इसका टोटल कर लेंगे। तो ये तो टोटल सेम ही आएगा, 8,80,988। हमें असेट साइड का टोटल एक बार चेक करके देखना है कि वो बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको 8,80,000, 8,89,88, इसका टोटल आता है बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा स्टाइल पढ़ाने का पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।